everybody should be aware for cervical cancer vaccine. इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को डॉक्टर की बिना एडवाइस के ले लेती हैं। नेचर की नकल कर सकते हैं पर आप नेचर नहीं बन सकते। आजकल लोग शादी नहीं कर रहे हैं, पर ईश्वर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या ये प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी की सिर्फ फीमेल से ही रिलेटेड है? मैरिज की बात आएगी तो पार्टनर सेम ही रहेगा या नहीं। नेचर के द्वारा जो कंट्रोल है वही सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस है। आईवीएफ का भी कोई नेगेटिव पहलू है? आईवीएफ की तकनीक का सहारा नहीं लिया तो इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप इसमें कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। रिलेशनशिप में ग्रीन फ्लैग्स और रेड फ्लैग्स ढूंढते हैं, अगर वो आप अपने फूड में इनकॉर्पोरेट करें। 100 में से 80% कपल को सिर्फ एक प्रेगनेंसी अचीव करने में लगभग 6 महीने का समय लग जाता है। इफ लिव इन और अ सेक्सुअल एक्टिविटी इज नॉट टू बी कंडेम्ड, इट हैज़ टू बी कॉन्डोम्ड। क्या भारत में हर 5वीं शादी में इनफर्टिलिटी की समस्या है? क्या मेल्स में घट रहे हैं स्पर्म काउंट? क्या महिलाओं को 30 की उम्र में हो रहा है मेनोपॉज? अगर आपकी उम्र है 40 और आपने देखा है पेरेंट्स होने का सपना और चुना है आईवीएफ ट्रीटमेंट को, तो क्या आपका चुनाव सही है? सवालों के ट्रूथ्स एंड मिथ्स जानेंगे हमारे हेल्दी मंत्रा के इस पॉडकास्ट में डॉक्टर श्वेता के साथ। नमस्कार, मैं हूं नीलिमा जैन और आज मैंने इनवाइट किया है जयपुर शहर की फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर श्वेता को। मैम मैत्री विमेन केयर एंड फर्टिलिटी सेंटर की फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं और 20 सालों से जयपुर में प्रैक्टिस कर रही हैं और हज़ारों घरों में गुड न्यूज़ की खुशियां बिखेर रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर और साथ में बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। हेल्दी मंत्रा के इस पॉडकास्ट पे मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार। बधाई की यही किलकारी हर उस घर में गूंजे जिस कपल को इसकी आस है। मेरी भी यही इच्छा है। मैम, जब हम हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स की बात करते हैं या हम हॉस्पिटल के बारे में सुनते हैं तो एक बार हमें एंग्जाइटी या स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन जब हम आपके डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ एक आप ही का डिपार्टमेंट है जो हैप्पी वाइब्स लेकर आता है या स्माइल्स लेकर आता है चेहरों पर, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल सही, बात तो सही है, सभी को बधाई। मैम, मैं अखबार में खबर पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि इनफर्टिलिटी अब एक महामारी का रूप ले चुकी है। अब क्योंकि आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि इनफर्टिलिटी क्या है और कब किसी को ये समझ में आ जाना चाहिए कि अब समस्या है और हमें आपसे कंसल्ट लेना चाहिए। जी, ऐसा है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो अगर हम इस पृथ्वी के सारे स्पीसीज से कंपेयर करें तो वन ऑफ द वीकेस्ट रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म है। अगर हम वर्ल्ड वाइड डेटा की बात करें तो 100 में से 80% कपल को सिर्फ एक प्रेगनेंसी अचीव करने में लगभग 6 महीने का समय लग जाता है। तो इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो ये समझें कि अगर आपने अपने बेबी की प्लानिंग की है और ये प्लानिंग करते हुए 6 मंथ मिनिमम और मैक्सिमम 1 ईयर बीत गया, आपने कोई परिवार नियोजन के साधन नहीं अपनाए और फिर भी अगर आपको ये कंसीव ना कर पाए हों तो आपको डेफिनेटली एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से तो मिलना ही चाहिए। मैम, जैसा हम देखते हैं कि जब शादी के बाद भी फीमेल्स के ऊपर एक प्रेशर आता है कि शादी हो गई है, साल हो गया है या इससे ज़्यादा वक्त हो गया है, तो क्वेश्चंस फीमेल से ही किया जाता है इनफर्टिलिटी से रिलेटेड। तो क्या ये प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी की सिर्फ फीमेल से ही रिलेटेड है? ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया क्योंकि डेफिनेटली हमारी जो सामाजिक मान्यताएं हैं खासकर हमारे देश में, उनमें अक्सर ये भार फीमेल के ऊपर ही डाल दिया जाता है। लेकिन समझने की बात यह है कि जिस बीज की उत्पत्ति में पुरुष और स्त्री दोनों की बराबर की भागीदारी है, उस बीज की संरचना के लिए आदमी और पुरुष दोनों के अंडे चाहिए। इसलिए सिर्फ ये कहना कि स्त्रियां जिम्मेदार हैं या सिर्फ स्त्रियां जिम्मेदार हैं, ये गलत है। अगर आप इसमें वापस मेडिकल साइंस के डेटा को देखेंगे तो जब कभी भी कोई कपल हमारे पास आता है, हम उसकी जांच करते हैं तो बिल्कुल ये ऑलमोस्ट तय है कि 30-35% केसेस में अगर महिलाएं जिम्मेदार हैं, कुछ 30-35 में मेल भी जिम्मेदार होते हैं, कुछ 30 से 20% लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों ही में थोड़ी थोड़ी समस्या है। और इसके बावजूद ध्यान देने योग्य बात यह है कि 10% लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई समस्या नज़र नहीं आती। ये हमारे लिए अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो मैम, मेल में प्रॉब्लम है या फीमेल में प्रॉब्लम है, ये कैसे डायग्नोस होता है
और क्या इसके टेस्ट होते हैं जिससे आप पता लगा सकती हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक बात है। ये इसकी शुरुआत तो तब से होती है जब एक कपल हमारे चैम्बर में आते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जब कभी भी इनफर्टिलिटी की समस्या के लिए कोई हमारे पास आता है, वो हमारे लिए एक पेशेंट कतई नहीं है। ये बेबी लगना या बेबी होना आपकी सोशल और इमोशनल नीड है। इसलिए सबसे पहले उनका कंफर्टेबल होना ज़रूरी है कि वो खुद को पेशेंट ना समझें, वो हमसे बात करें, है ना? अपनी छोटी से छोटी समस्याओं के बारे में भी बताएँ। उसके बाद जब हम उन्हें मेडिकल ग्राउंड पे इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो सबसे पहले हम सबसे कंफर्टेबल तरीके से मेल पार्टनर को फ्री करना चाहते हैं। मेल पार्टनर का जो टेस्ट है वो सिंपल है, थोड़ा लिमिटेड है। तो इसमें हम अगर पुरुषों में कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन नहीं है, अगर उनके हम फिर सीमेन एनालिसिस करवाते हैं एक टेस्ट। सीमेन एनालिसिस में हम उनके स्पर्म्स की काउंट, क्वालिटी, मॉर्फोलॉजी और एक डिटेल एग्जामिन करते हैं। इसमें अगर ऑलमोस्ट ये पैरामीटर क्लोज टू नॉर्मल है तो मेल का रोल तो यहीं ख़त्म हो जाता है। बट अगर आप सिर्फ मेल इनफर्टिलिटी को आगे बढ़ाएं और अगर आपने ये देखा कि मेल के फर्टिलिटी के पैरामीटर्स में भी कहीं प्रॉब्लम है, तब फिर हमारे एक नए चेन ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुरू होते हैं इस बात को जानने के लिए कि मेल इनफर्टिलिटी को कहाँ तक इन्वेस्टिगेट करना है कि हम उन्हें किसी समस्या का निदान कहाँ तक दे सकते हैं। आजकल मैं आपको बता दूं फर्टिलिटी साइंसेज में कि मान लीजिए किसी मेल का स्पर्म्स सच में कम है, जिसमें बहुत कम है या है ही नहीं, स्पर्म्स उसके सीमेन में है ही नहीं। ऐसे केसेस को हमें फिर दो कैटेगरी में रखना पड़ता है। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया, मतलब किसी रुकावट की वजह से स्पर्म्स बाहर नहीं आ रहे। दूसरा है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया, यानी आपकी शरीर में स्पर्म्स बन ही नहीं रहे हैं। इन दोनों की कैटेगरी को देखने के बाद फिर उनके जांचों का एक मतलब आप शुरू करना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे तो मैं इस बात को इतने पे लिमिट करना चाहूँगी। बट एक बात और बताना चाहूँगी कि मेल इनफर्टिलिटी के लिए भी अब हमारे पास बहुत सारी तकनीक उपलब्ध हैं। चाहे आपके शुक्राणु कम हो या बहुत कम हो, फिर भी आपके लिए हमारे पास देने के लिए कुछ ना कुछ तकनीक तो है। तो मैम फिर फीमेल इनफर्टिलिटी के क्या कारण हैं? यस, अब देखो ऐसा है कि चूँकि प्रकृति ने औरतों को ऐसा ही बनाया है कि ना सिर्फ उनके अंदर अंडों का प्रोडक्शन है जो बीज है, बल्कि जब वो एक भ्रूण बन जाता है तो उसको रोपित भी उस गर्भाशय में ही होना है। इसलिए फीमेल के इन्वेस्टिगेशंस थोड़ा सा डिटेल्ड हो जाते हैं। इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो स्त्री हमारे पास आई हैं वो कितनी स्वस्थ हैं, जनरल स्वास्थ्य कैसा है। उस जनरल स्वास्थ्य के बाद हम उनका हार्मोनल स्वास्थ्य भी देखना चाहते हैं, जिसमें 3 बड़ी चीज़ों पे अध्ययन करते हैं। एक थायराइड है, दूसरा प्रोलैक्टिन और तीसरा AMH टेस्ट। AMH टेस्ट आपकी ओवरीज़ का रिजर्व आपको बताता है। इनको इस पड़ाव के बाद हम फीमेल के इन्वेस्टिगेशन को उनके अंदर की जो पेल्विक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उस पे हमारा फोकस रहता है, जिसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या इनकी ओवरीज़ नियमित तरीके से अंडा बना रही हैं। जैसे अगर आप ये आजकल तो आप बहुत सुन रहे हो कि एक PCOD बोल के एक समस्या है। इस PCOD की समस्या का जो इनफर्टिलिटी से बेसिक लिंक है वो यही अंडा ना बनने की प्रक्रिया से ही जुड़ता है। तो अंडा बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये हमारा फर्स्ट यहाँ इन्वेस्टिगेशन का एक विषय बनता है। फिर दूसरा हम ये देखते हैं कि कहीं अगर अंडा बन रहा है तो जिस घोंसले में बच्चे को लगना है, यानी यूट्रस की जो ज़मीन है वो कैसी तैयार होती है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा समझने की बात है जिसको हमें इकट्ठा देखना है, वो ये सिंक्रोनाइजेशन है बिटवीन जो ज़मीन तैयार हो रही है और जो बीज बन रहा है। इसको अगर आप ऐसे समझना चाहें नेचर के परिप्रेक्ष्य में, तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे एक चिड़िया को जब अंडा देना होता है, ठीक उसी समय वो अपना घोंसला बनाती है। तो हमें ये सिंक्रोनाइजेशन ह्यूमन प्रेगनेंसी के लिए भी चाहिए, जिसमें जब लेडी के अंदर एग बन रहा हो उसी समय एक अच्छी ज़मीन तैयार होनी चाहिए। उसके बाद फर्दर अगर हम यूट्रस को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें ये भी देखना है कि यूट्रस में कोई फाइब्रॉयड या कॉमन भाषा में रसौली की गांठ तो नहीं है। एक और समस्या की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी जो आजकल काफ़ी प्रिवलेंट है PCOD के अलावा, वो है एंडोमेट्रियोसिस। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है तो इसके लक्षण तो हम बाद में बताएं, बट एंडोमेट्रियोसिस भी कई लेवल पे आपकी फर्टिलिटी को हैम्पर करता है। ये सब देखने के बाद लास्ट में हम उनके ट्यूब्स की जांच करते हैं
ये ट्यूब की जांच क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज़ ये ट्यूब ही वो जगह है जहाँ स्त्री और पुरुष का बीज मिलता है। अगर किसी भी वजह से, इन्फेक्शन से, ट्यूबरकुलोसिस से या किसी भी वजह से आपकी ट्यूब्स बंद हैं, तो फिर ये एक नेक्स्ट स्टेप की ओर आपको इंडिकेट करता है कि आपको ये देखना होगा कि फिर फर्दर हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। लेकिन इन सब के लिए भी ट्रीटमेंट हमारे पास उपलब्ध है। सो आप इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या और भी कोई और फैक्टर बचते हैं जो इनफर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं? यस, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं थोड़ा सा समय लूँगी आपका, बिकॉज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो बॉडी है, आपका शरीर है, ये सिर्फ़ एक बेबी प्रोड्यूस करने की मशीन या कुछ एक ऑर्गन का समूह नहीं है। ये संपूर्ण शरीर है जिसके अंदर आपकी सोच, आपके स्ट्रेस, आपकी जीवन शैली, आपके खान-पान, इन सब चीज़ों का प्रभाव है। अगर आप इसको मेडिकली समझेंगे तो हमारी बॉडी में मस्तिष्क के अंदर हमारा एक मास्टर ग्लैंड है जिसको हम पिट्यूटरी कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में जो हमारा पूरा एक एक्सिस है, ओवेरियन एक्सिस हम जैसे फीमेल्स में कहते हैं, इसका पूरा कंट्रोल पिट्यूटरी के पास है। तो ऐसे केसेस में अगर पिट्यूटरी को जो फैक्टर प्रभावित करते हैं उनमें स्ट्रेस का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो आजकल की लाइफ में जिस तरह की जीवन शैली हमारा यूथ जी रहा है, मे बी बिफोर मैरिज, मे बी आफ्टर मैरिज, ये सब स्ट्रेस मैनेजमेंट इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये कुछ हद तक मॉडिफाइबल भी है। दूसरी चीज़ें आती हैं आपके खान पान। अगर आप ये सोचें कि क्या खाने पीने की किसी चीज़ से हमारी फर्टिलिटी बढ़ती है या घटती है, तो यस, इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स जानना है तो हम फिर कभी बात करें। बट इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपको अपनी फर्टिलिटी बढ़ाने वाले फूड्स के बारे में जानना है तो आपको ये समझना है कि आपकी प्लेट के अंदर बहुत सारी रंग बिरंगी सब्जियाँ, फल इंक्लूड्स होने चाहिए। आपका डाइट हाई प्रोटीन रिच होना चाहिए, मे बी कार्बोहाइड्रेट्स कम होना चाहिए। अगर आपका बॉडी ज़्यादा है तो आपको अपनी BMI कंट्रोल में, बॉडी वेट ज़्यादा है तो आपको अपनी BMI भी कंट्रोल में रखना है। इसके अलावा खान पान में आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि कुछ इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं विच इज़ वेरी गुड फॉर योर फर्टिलिटी, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेनिंग फूड्स, तो ये सब भी आप लें। नट्स हैं, सीड्स हैं। और दूसरी चीज़ है कि फिर क्या ना लें, तो आप एटलीस्ट एडिक्टिंग सब्सटेंसेस से बचें, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है। इनका तो एक डेफिनेट रोल है आपकी फर्टिलिटी को घटाने में। इस सब के बावजूद जब आपने अपनी पूरी दिनचर्या की तरफ देखा कि आपका खान पान कैसा है, जीवन शैली कैसा है, दिनचर्या कैसी है, आप सोते कब हैं, जगते कब हैं, कितना व्यायाम करते हैं, लेकिन इन सब के साथ एक आपकी मानसिक संतुलन और आपकी मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपकी जो पॉजिटिव सोच है, जो आपकी ये आपकी सोल को एनरिच करती है। तो अक्सर ये देखा गया है कि जो भी कपल हमारे पास एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, संयम के साथ, समय के साथ, एक लेट गो की फीलिंग के साथ आते हैं, उनमें जो टेस्ट पॉजिटिव आने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप जो अपने रिलेशनशिप में ग्रीन फ्लैग्स और रेड फ्लैग्स ढूंढते हैं, अगर वो आप अपने फूड में इनकॉर्पोरेट करें, अपने फूड को कलरफुल बनाएं और पैकेज्ड फूड ना खाएं, तो आपको काफ़ी आसानी हो सकती है। बिल्कुल, यस। यहाँ पे जैसे मैं ये कहना चाहूँगी कि से आपको बिल्कुल प्रोसेस्ड प्रिजर्व्ड फूड से बचना है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा। ओके, सो मैम, जैसे कोई कपल इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है और उसको इस तरह की कोई समस्या नहीं है कि वो प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल भी हेल्दी है, बावजूद इसके भी उनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, तब उनके पास और क्या ऑप्शंस हैं? देखो, अब हम यहाँ पे ट्रीटमेंट रिलेटेड पार्ट के बारे में अगर मैं कुछ बताऊँ तो मैं ये कहूँगी कि आजकल जितना मॉडर्न साइंस में हमारे पास तकनीक है, जिसकी शुरुआत तो 1960 या 70 के दशक में ही हो गई, लेकिन अब ये चीज़ें बहुत अच्छे, मतलब हमारे पास हर कपल को जिसको किसी भी तरह की फर्टिलिटी समस्या है उसको देने के लिए कुछ ना कुछ तो है। जैसे जब हम इस ट्रीटमेंट की शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले बेसिक एवेल्यूएशन के बाद उनको मेडिसिन पे ही अगर रख सकते हैं तो रखना चाहिए। बट अगर हमें सारे कारण के बाद ये समझ में आता है कि ये कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिनमें उनको ART तकनीक का सहारा लेना चाहिए, तो हमें उन्हें ज़्यादा भटकाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको सत्य और सही तथ्यों का ज्ञान देंगे तो उनमें भी इस जो तकनीक्स है ना, उनको अपनाने की पॉजिटिविटी बढ़ती है।
तो इन दैट केस मैं ये कहूँगी कि हमारे पास जब हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए बेसिक ट्रीटमेंट से स्टार्ट करके हम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक को कई लेवल पे उनको हम दे सकते हैं, उनके लिए हम ये चीज़ें उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैम ये जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी का, जिसमें हम सुनते हैं एग फ्रीजिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, थोड़ा इसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए ना प्लीज़। देखिए, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि एक शब्द है ART, जिसका मतलब है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। इसमें ये एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर हमारे पास कई तकनीकें देने के लिए। अगर मेल इनफर्टिलिटी है तो भी हमारे पास कई सारी चीज़ें एडवांसमेंट है, जिसमें हम पुरुषों के शुक्राणु को डायरेक्टली टेस्टिस से एस्पिरेट कर सकते हैं। अगर ये फीमेल इनफर्टिलिटी है तो भी हमारे पास IVF, ICSI और उसके अलावा कुछ और अगर हम बात करें, जैसा आपने फ्रीजिंग की बात की है, तो फ्रीजिंग के बारे में मैं एक सेकंड आती हूँ। पहले मैं आपको एक IUI के बारे में बता दूँ। हमारे पास एक और सिंपल टेक्निक है जिसको हम IUI कहते हैं, जिसका मतलब है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर कोई मेल फैक्टर थोड़ा सा ऑप्टिमम है या कुछ चीज़ें ज़रा से ही है, बट एक फैक्टर होना चाहिए कि आपकी ट्यूब्स खुली हैं, तो हम मेल्स के सीमेन को प्रोसेस करके वॉश करके डायरेक्टली गर्भ में छोड़ देते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। फिर इसके बाद हम IVF, ICSI ऐसी प्रक्रियाओं में भी जा सकते हैं अगर हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है। कुछ केसेस में हमें डायरेक्टली IVF, ICSI की मदद लेनी पड़ती है। और जहाँ आपने फ्रीजिंग की बात करी, तो ये फ्रीजिंग की सुविधा आजकल एक बून है, ये वरदान है हमारे आजकल के परिवेश में। जैसे हम ना सिर्फ स्पर्म की फ्रीजिंग कर सकते हैं, हम आपके फीमेल्स के एग्स की प्रिजर्वेशन भी की जा सकती है। उनके एग्स प्रोड्यूसिंग 2 ओवरीज़ हैं, उसका भी एक टुकड़ा प्रिजर्व किया जा सकता है, या और भ्रूण बनने के बाद भी प्रिजर्व किया जा सकता है। सो मैम, इनफर्टिलिटी ही एक रीज़न है IVF को चुनने का, या कोई और दूसरे कारण भी हो सकते हैं IVF को ऑप्ट करने के लिए? ये एक बहुत ही वाइज क्वेश्चन है। बदलते सिनेरियो में आजकल के दौर में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ ART टेक्निक की सुविधाएं सिर्फ उनके लिए लिमिटेड नहीं हैं जो कि इनफर्टिलिटी के मतलब जिनके पास इनफर्टिलिटी की समस्या है। एक्चुअली अब 3 ऐसे कारण मैं आपको बताना चाहूँगी जिनमें IVF एक वरदान है अपार्ट फ्रॉम इनफर्टिलिटी। जैसे कुछ आजकल हमारे समाज में कैंसर का खतरा बहुत बढ़ रहा है। अगर ऐसा लगता है कि पुरुषों में कोई कैंसर है या विमेन में है जिसकी वजह से उनको कीमो रेडिएशन लेना पड़ता है, तो हम उन्हें पहले फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के बारे में बता सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, और उन्हें ये ऑप्ट करना भी चाहिए। जैसे पुरुषों के जो सीमेन हैं उसको अपन ART बैंक में फ्रीज़ कर सकते हैं लंबे समय तक। अगर ये विमेन की समस्या है तो हम उन्हें भी ना सिर्फ 3 तरह से हेल्प कर सकते हैं। हम उनको हार्मोन के इंजेक्शंस दे के, अंडे बना के, अंडे निकाल के oocyte प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। हम उनकी ओवरीज़ के अंदर से एक छोटा सा टिश्यू और कॉर्टेक्स कट करके उस कॉर्टेक्स को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। और कभी जैसे मान लीजिए कपल को ये पता है कि मेरे यही पार्टनर हैं और यही हस्बैंड वाइफ डिसाइडेड है, तो ऐसे केसेस में भ्रूण बना के भी प्रिजर्व किए जा सकते हैं, जो कि आजकल हम कर ही रहे हैं, और ये हम मतलब रात दिन ही कर रहे हैं। और तीसरी, ये तो हो गया हमारी पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनमें बच्चा लगने की समस्या नहीं है, इनमें बस ये प्रॉब्लम है कि बच्चे बार बार ख़राब हो रहे हैं और उसका कारण शायद कोई अनुवांशिक या जेनेटिक डिजीज़ है। ऐसे पेशेंट्स में हम नेचर की मिमिक करती हुई जो एग बाहर बनाते हैं उसकी जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। इसको हम आप एम्ब्रियो की बायोप्सी समझिए, जो आपको ये बताता है क्या आपका ये भ्रूण भी उस बीमारी से पीड़ित है जो आगे जनरेशन में पास ऑन होगा, या फिर लगने के बाद इसके अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनको भी हम इस PGTA की टेक्निक से या प्री इम्प्लांटेशन जो अपन बायोप्सी करते हैं भ्रूण की, इसकी वजह से उनकी हम हेल्प कर सकते हैं। और तीसरा वो कैटेगरी के लोग हैं जो अपने किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से इतना समय नहीं दे सकते कि हम कब नेचुरल तरीके से ट्राई करेंगे, तब तक हो सकता है आपकी एज निकलने लग जाए, हो सकता है हस्बैंड या वाइफ कहीं बाहर रहते हैं और इसकी वजह से वो इन चीज़ों पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर आप इसकी वजह से अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं या आउटसाइड इंडिया रहते हैं तो भी इसमें मान लीजिए एक फ़ीमेल है, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है,
हमारे क्लिनिक में एक लेडी आई थी जो वो तो यहाँ रह रहे थे पर उनके हस्बैंड दुबई बेस्ड थे, तो हमने उनको ऑफ़र किया, वो ईज़िली एक्सेप्ट भी किया उन्होंने कि हम हस्बैंड के सीमेन प्रिजर्व कर सकते हैं और वाइफ़ का ट्रीटमेंट यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे अपनी ज़रूरत बढ़ती है उस तरह से हम उन सीमेन को यूज़ कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं बस ये प्रॉपर लॉ के तरीके से विथ कंसेंट विथ ऑल जो अपना ART रेगुलेशन हमें कहता है उसको फॉलो करते हुए हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। सो मैम, ये जो प्रिजर्व बेबीज़ हैं ये सब नॉर्मल बेबीज़ की तरह ही होते हैं या फिर इनको कोई मेंटल डिसऑर्डर या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, नॉट एट ऑल। ये बात तो बिल्कुल अपने दिमाग से 100% निकाल दीजिए कि IVF में जो आपके एम्ब्रियो प्रिजर्व होते हैं उनमें या IVF कंसीव्ड बेबी में किसी भी तरह का मानसिक या शारीरिक खतरा ज़्यादा है। सारे स्टडीज़ किए गए और उन सब में दोनों ही शारीरिक और मानसिक जो क्षमताओं में प्रॉब्लम हो इसके सिमिलर रेट पाए गए, IVF कंसीव्ड हो चाहे नेचुरली कंसीव्ड हो। ओके। सो मैम, ये जो IVF का ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा जिस तरीके से साउंड कर रहा है, इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, तो क्या ये एक्सपेंसिव है? देखो, ये तो मैं डेफ़िनेटली कहूँगी कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव तो ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसको पिछले दौर से कंपेयर करेंगे तो अब इसके खर्चे काफ़ी कम हो गए हैं, अगर हम ये बताया जाए तो। फिर अगर आप इसको ऐसे सोचें तो डेफ़िनेटली IVF आपको एक फ़ाइनेंशियल बर्डन तो देता है, लेकिन मतलब जब आप एक इनफर्टिलिटी की समस्या को भुगतते हैं तो आप पहली ही बार तो IVF के लिए नहीं आते हैं। तो जब आप बहुत जगह घूम रहे होते हैं विच इज़ मे और मे नॉट बी ओके, उसमें भी खर्चा बढ़ता है। तो वैसे में कई बार एक जल्दी और वाइज डिसीजन लेने से IVF के खर्चे हैं तो सही, बट फिर वो बात खलती नहीं है। ओके। तो मैम, IVF में जो डिलीवरी होती है वो नॉर्मल डिलीवरी होती है या सिजेरियन होती है? ऐसा है, IVF पर से इंडिकेशन नहीं है सिज़ेरियन डिलीवरी का, जैसा हमारी मान्यता है। बट क्या होता है ना कि जब बड़ी मुश्किल से कोई बेबी कंसीव हुआ, आपने इतने सारे एक्सपेंडिचर किए, इतना कष्ट सहा 9 महीने, तो पेरेंट्स भी बहुत एंग्शियस होते हैं और क्लिनिशियन भी। तो उन्हें भी लगता है कि हमें कोई ऐसा करें कि भाई सब सेफ़ली हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी सेफ़ नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हम बच्चे के आउटकम को लेके चलें तो नॉर्मल डिलीवरी में समय लगता है, नॉर्मल डिलीवरी में धैर्य रखना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी में कई बार बच्चों से रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं वो थोड़े लेस प्रेडिक्टेबल हैं इन कंपैरिजन टू सिज़ेरियन। तो इस तरह से ना एक शुरू से ही एक झुकाव सिज़ेरियन की तरफ ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि IVF में आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते। सो मैम, क्या IVF ट्रीटमेंट 100% काम करता है? ऐसा है, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जब कभी भी आप IVF करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक्चुअली प्रकृति में जो चल रही चीज़ें हैं, नेचर को मिमिक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमेशा आपको ये पता होता है कि आप नेचर की नकल कर सकते हैं पर आप नेचर नहीं बन सकते, ये आपको समझना होगा। इसलिए IVF का जो सक्सेस रेट है, इसकी जो सक्सेस के मायने हैं, वो सिर्फ यूरिन में 2 पॉजिटिव लाइन का आना नहीं है। ये एक्चुअली एक 9 मंथ के बाद एक हंसता खेलता हुआ बच्चा आपके घर आए, ये हमारी कोशिश है। तो अगर आप इसके सक्सेस रेट को वर्ल्ड वाइड डेटा से समझना चाहेंगे तो इट इज़ नेवर मोर देन 50 to 60%। लेकिन ये जो रेट है ना, ये एवरेज रेट है, इसमें हर वर्ग के लोग इंक्लूडेड हैं। अगर आप IVF की सक्सेस रेट को उनके एज वाइज, उनके जिसको किस वजह से IVF कराना है उसके कारणों के वाइज अगर समझेंगे तो ये रेट इट कैन वेरी फ्रॉम, जैसे आपका एक IVF 30 के एज में हो रहा है बिकॉज ऑफ अ ट्यूबल ब्लॉकेज, इनमें सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप यही 40+ अगर आप खुद के एंडों से प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये 5% से 10% ही होगा। तो इन दैट केस जो एवरेज रेट है सक्सेस की, इट इज़ नॉट मोर देन 50 to 60%। जैसे मैम हर बात के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, तो क्या IVF का भी कोई नेगेटिव पहलू है? हाँ, दिस इज़ वन थिंग। IVF के बारे में ऐसी कई भ्रांतियाँ हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी पर से इसका कोई नेगेटिव प्रॉब्लम बेबी के साथ तो नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब मदर IVF की प्रक्रिया से गुजरती हैं तो कभी कभी हार्मोन के इंजेक्शंस देने से उनमें कुछ मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस फॉर अ शॉर्ट लास्टिंग पीरियड हो जाता है, लेकिन हम इसको आजकल ऑलमोस्ट 99% कंट्रोल करने में सक्षम हैं। सेकेंड थिंग ये है कि जब आप प्रेग्नेंट हो गए तो क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन IVF कंसीव प्रेगनेंसी में नॉर्मल कंसेप्शन से ज़्यादा है? तो मैं ये कहूँगी कि स्लाइटली थोड़ा सा हाई तो है। जैसे कभी कभी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या
कोई और प्रॉब्लम बहुत नॉमिनल रेशियो में थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लेकिन इन सब का ध्यान रखा जा सकता है जब आप प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप में आते हैं और आप अपने डॉक्टर से रेगुलरली मिलते हैं और बहुत अच्छी तरह से प्लान करके एक डिलीवरी मतलब करते हैं। तो इन अ वे कहा जाए तो ये जो प्रॉब्लम है आईवीएफ से होने वाले कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन जो महिलाओं या को अफेक्ट करें, ये ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। तो कुल मिलाकर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो कपल्स नेचुरली बेबी प्लान नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए आईवीएफ एक बहुत अच्छा और बढ़िया विकल्प हो सकता है। इज इट सो मैम? डेफिनेटली और ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स ही है। 100% बिल्कुल। तो मैम आजकल लोग शादी नहीं कर रहे हैं या फिर शादी की एज बढ़ती जा रही है, तो फैमिली प्लानिंग की एज भी बढ़ेगी उसके साथ ही। तो आपको क्या लगता है कंसीव करने की सही एज क्या है? देखो, समय कोई भी हो, जीवन शैली कोई सा भी हो, अर्बन है, रूरल है, बट आप है तो बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग। तो जो आपकी बायोलॉजिकल एज है वो तो जा ही रही है। तो ऐसे में आप ये हमेशा ध्यान रखें कि जो आपकी फर्टिलिटी है वो एक 30 के कट ऑफ अगर आप मान लेते हैं तो 30 के बाद से डिक्लाइन होता है, 35 के बाद तो ये शार्प डिक्लाइन होता है। तो ऐसे में मैं ये कहूँगी ऑन अ मेडिकल ग्राउंड कि अगर आप एक सही समय पे बेबी प्लानिंग ऑप्ट करते हैं तो इसकी राइट एज लगभग 25 से 30 के बीच में होनी चाहिए। आप 30 से 1-2 साल और आगे पीछे कर लीजिए, बट बाय द एज आप 32-33 के हो गए हैं, आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना ही चाहिए। ओके, अगर कोई इस एज में इस बारे में नहीं सोच पाया है तो फिर उसके पास एम्ब्रियो फ्रीजिंग और एग फ्रीजिंग वाले ये सारे ऑप्शंस होते हैं, राइट मैम? हाँ, हो सकते हैं, बट इसके लिए आपको थोड़ी सी अवेयरनेस रखनी होगी, ये जानना होगा कि ऐसी टेक्निक्स उपलब्ध हैं और आपको थोड़ा सा प्लानिंग पे चलना होगा कि अगर आपका करियर या आपके कोई इश्यूज़ आपको अभी की वजह से आप शादी नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपकी एज 30 से 35 के बीच में पहुंच रही है तो आपको डेफिनेटली अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलके oocyte प्रिजर्वेशन और एग्स प्रिजर्वेशन इवन के बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। अच्छा मैम, शादी ना करना या बेबीज़ नहीं करना, इसका भी कोई हेल्थ पर असर आता है? मेडिकल टर्म्स पे अगर हम बात करें तो मान लीजिए हम उन लोगों की, उन लेडीज़ की हेल्थ को कंपेयर करें जिन्होंने बच्चे हैं उनके और जिनके नहीं हैं। लॉन्ग रन में इसका अगर मेडिकल हेल्थ पे कहोगी तो ये इफ़ेक्ट भी क्लोज टू नेग्लिजिबल है, बट हाँ, स्टडीज़ ये कहती हैं कि कुछ कैंसर उनमें ज़्यादा प्रेवलेंट हैं जिन्होंने कभी बच्चे बेयर नहीं किए, जैसे सम ओवेरियन कैंसर। कभी कभी जिन औरतों ने कभी ब्रेस्ट फीड नहीं कराया उनमें कभी ब्रेस्ट कैंसर की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। तो बट यहाँ एक अच्छी बात ये है कि अगर आप अवेयर हैं और आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं तो इनको समय पे मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा इसका एक सोशल एस्पेक्ट ज़रूर है। जब आपके पास कोई बेबी नहीं हो तो थोड़ी सी, जब आपकी भी एज ज़्यादा हो जाती है तो एक लोनलीनेस कह सकते हैं आप, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, एक अकेलापन तो है ही। ओके मैम, अब बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप्स की। तो जो लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं, अक्सर देखा जाता है कि वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को डॉक्टर की बिना एडवाइस के ले लेती हैं। तो क्या ऐसा लेना सेफ़ है? उससे उनकी हेल्थ पर कोई असर नहीं आता? ऐसा है कि डेफिनेटली लिव इन रिलेशनशिप अब हमारे समाज में बहुत ज़्यादा व्याप्त है। कहीं भी आप देख लो, मेट्रोपॉल हो, छोटे शहर हों, ग्रेड 2 शहर, टायर 2 सिटीज़ हों, सब जगह इसकी वो बहुत ज़्यादा ही प्रेवलेंट तो है। जब आप साथ रह रहे हैं तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ भी होंगी, बट इससे बचने के लिए जो लड़कियां इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ कर रही हैं, जो कि आप एक साथ रहने के 72 घंटे के अंदर लेते हैं, इसका जो सक्सेस रेट है, इसका जो वो बहुत कारगर नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपने इस दवा को साइकिल के किस स्टेज पे लिया है। तो जब कभी भी आप ये दवा लेती हैं, आपको ये भी समझना है कि अगर आपने इसको ले लिया है तो अगर आपका पीरियड मिस होता है, आपको डॉक्टर से भी मिलना है। और इसका सबसे अच्छा उपाय तो ये होगा कि अगर आपको ऐसी नौबत आती है तो प्लीज़ अपने क्लिनिशियन और एक्सपर्ट की सलाह पर ही लें। लिव इन में रहने के कोई ड्रॉबैक्स आपको नज़र आते हैं एज ए डॉक्टर? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जब मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट थी और हमारे समय में जो समय था, उस समय भी हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी समस्या थी जो बहुत ही कॉमन थी।
स्त्रियों का एक बहुत ही कॉमन कैंसर है और हम अक्सर ही देखते थे। लेकिन तब इसका कारण जो था वो अर्ली मैरिज, जैसे हमारी दादी और नानी के ज़माने में उनकी शादियाँ सन 13, 14, 15 में हो गई, 16, 17, 18 में तो बच्चे हो गए, 20, 21 तक सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, रिपीटेड चाइल्ड बर्थ्स, इन सब की वजह से दे वेर मोर प्रोन फॉर अ सर्वाइकल कैंसर। लेकिन अब समय का चक्र देखिए, यही सिनेरियो अलग तरीके से घूम के हमारे समाज में आज फिर से व्याप्त है, क्योंकि पीपल आर ऑप्टिंग फॉर दिस। आप देखो आज टीनेज सेक्स बिकॉज ऑफ लिव इन, बिकॉज ऑफ वॉट एवर चेंज इन द परसेप्शन बढ़ गया है लोगों में। इसकी वजह से STDs भी बढ़ेंगे, इसकी वजह से आप कभी कभी अनवांटेड प्रेगनेंसीज में फंस रहे हैं, इसकी वजह से आप एक बात ये भी तय नहीं है कि बाय द टाइम आपकी मैरिज की बात आएगी तो पार्टनर सेम ही रहेगा या नहीं, यानी मल्टीपल पार्टनर्स। ये सब कुल मिला के उसी चक्र में आप वापस फंस गए जब सर्वाइकल कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में मैं ये कहूँगी कि एवरीबॉडी शुड बी अवेयर फॉर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, जो अब इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत हद तक प्रमोट कर रही है। सो ऑल द गर्ल्स हु आर बिटवीन 9 to 14, 14 साल के पहले ही आप लगवा लें। और अगर आप उस समय भी नहीं लगवा पाए तो जैसे ही आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी बिगिन होती है आपको ये लगा लेना चाहिए, क्योंकि इसके डेफिनेट फ़ायदे हैं। और आपका एक ध्यान STDs की तरफ भी होना चाहिए। STD का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। कई सारी चीज़ें आप एक कॉन्डम के प्रयोग से आप बच सकते हैं। सो अगर मैं ये कहूँ कि इफ़ लिव इन और अ सेक्सुअल एक्टिविटी इज़ नॉट टू बी कंडेम्ड, इट हैज़ टू बी कॉन्डोम्ड। ओके मैम, अभी आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात की तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ एक जनरल क्यूरियोसिटी के नाते कि क्या मेल्स के लिए भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवेलेबल हैं मार्केट में? देखो ये कई सालों से अभी भी रिसर्च का ही विषय है। तो मेल्स के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो शायद कॉन्डम ही है, अदरवाइज शायद कुछ भी नहीं, बेरियर मेथड्स ही हैं। ओके मैम, बिकॉज हम सोशल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक IVF में आपने कहा कि हम बच्चा बेबी प्लान करते हैं, तो मुझे बताइए कि आजकल ये जो डिज़ाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जिसमें आप बेबीज़ को अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो, आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं सोशल पर्सपेक्टिव? अगेन यस, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ही क्लियर कर दूं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से डिज़ाइन होने वाले बेबीज़, मतलब जहां आप उनके जीन को कंट्रोल कर सकते हैं कि उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंसेस, मेंटल अपीयरेंसेस आप कैसा चाहते हैं, ये डेफिनेटली संभव है। लेकिन हमारी सरकार के जो रेगुलेशंस हैं इसमें बाई चॉइस आप इस पे नहीं जा सकते हैं। जब आपको कोई आनुवांशिक बीमारी है तब आप इसका सहारा ज़रूर ले सकते हैं कि आपने IVF में गए, आपने भ्रूण की बायोप्सी करवाई, ये जाना कि उसमें वो जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है और तभी आप आगे बढ़े। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू ये भी है कि मैं खुद इस चीज़ को बहुत एडवोकेट फॉर इस रीज़न से कि अगर कोई भी समस्या नहीं है, सिर्फ बाई चॉइस आपको एक डिज़ाइनर बेबी चाहिए, तो मैं इसके पर्सनली फेवर में भी नहीं हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमें ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया में विविधता भी चाहिए, हमें रैंडम सिलेक्शन चाहिए। जो चीज़ जैसे चल रही है वो बहुत इंटेलिजेंट है, हमें उसको कंट्रोल करना या ईश्वर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं समाज में अगर आप देखो तो वो ये भी चीज़ लाती है कि जो रिच हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, दे आर बिकमिंग बेटर एंड बेटर। बट ये हमें नहीं चाहिए, हमें एक नेचर के द्वारा जो कंट्रोल है वही सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस है। अच्छा मैम, लिव इन में रहने वाले जो कपल्स हैं अगर उन्होंने बेबी प्लान कर लिया है तो क्या उनको कोई रिप्रोडक्टिव राइट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की साइड से? यहाँ पे चीज़ें बहुत कभी इसके बारे में कई सारी चीज़ें दिमाग में उन कपल्स की भी चलती हैं। मैं सिर्फ इन शॉर्ट इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप एडल्ट हैं और अगर आपने एक बेबी प्लान कर लिया जिसमें कि आप जिसमें आपने IVF की तकनीक का सहारा नहीं लिया, तो इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप इसमें कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बस आपको एक एडल्ट होने की ज़रूरत है, फिर सिंगल पेरेंट नेचुरली बनना आपकी चॉइस है। इसमें IVF ट्रीटमेंट ले सकते हैं कपल्स? इसमें कई सारे ऐसे अभी क्लॉज हैं जिस पे बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब हमारे देश में सिंगल पेरेंट्स बनना या सरोगेसी के बहुत स्पेसिफिक लॉज हैं जिसको जान के ही आगे बढ़ना है आपको। एक स्पेसिफिक एज भी होती होगी कि उस एज तक आप 100% यस, IVF या किसी भी तरह के इनफर्टिलिटी के लिए सरकार की जो तय एज है वो निम्नतम एज 21 ईयर्स है। ओके। सो मैम, लास्ट में आप हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे?
मुझे सबसे पहले तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और मैं आई थिंक ग्रॉसली 3 बातें कहना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहले ये होगा कि अगर आपको लगता है कि आपको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम या इनफर्टिलिटी की समस्या है, प्लीज़ कंफर्टेबल रहें, कूल रहें और एक सही एक्सपर्ट से मिलें, और आप एक संयमित तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट से बढ़ें, तो हमारे पास कुछ ना कुछ देने के लिए सबको हम कोई ना कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो पॉजिटिविटी एंड राइट टाइम पे अपने कंसल्टेंट से मिलना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँ कि अगर हम इस यूथ की बात करें जिसके लिए हमने अभी अभी कहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सुंदर सामाजिक संरचना को मेंटेन करने के लिए जो हमारी फैमिली वैल्यूज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सही समय पे शादी कर लेना और हेल्दी बेबी प्लान करना, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँ कि अगर आप लिव इन में रहते हैं तो काइंडली आप खुद को सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेट कीजिए, और STD से बचाव के जितनी भी आपको एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए उसके लिए एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। ओके, तो आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं अगर आप सही समय पे डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपको IVF ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम में हैं तो IVF भी आपके लिए ब्लेसिंग हो सकता है। तो ये हैं डॉक्टर श्वेता हमारे साथ हमारे हेल्दी मंत्रा के इस पॉडकास्ट में। कहते हैं हर सवाल का जवाब नहीं होता, लेकिन हर जवाब एक नई शुरुआत ज़रूर होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी नई शुरुआत पसंद आई होगी। अगर आपके भी कोई सवाल हैं डॉक्टर श्वेता के साथ तो आप हमें लिख सकते हैं, हम आपके सवाल मैम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में किसी नए डॉक्टर, ऑथर, एंटरप्रेन्योर या फिर किसी आर्टिस्ट के साथ।